देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने फेजर एंड फेजर डायग्राम टॉपिक को समझा था एकदम डिटेल्स में ब्रेक डाउन करके हर एक कॉन्सेप्ट को एक बार चेक करना, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में भी हम लोग वही करेंगे लेकिन अलग अलग सर्किट्स के लिए, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था कि एक सर्किट था, रेजिस्टर था, वहाँ पे ऑनली एक रेजिस्टर था, फिर एक सर्किट था, वहाँ पे सिर्फ एक इंडक्टर था, और फिर एक सर्किट था, वहाँ पे एक कैपेसिटर था, ठीक है। यह है इंडक्टर और सोलेनोइड कह सकते हो या तो कॉइल कह दो, तो यह है कैपेसिटर। तो बेसिकली यहाँ पे हर एक केस के लिए, तीनों केसेस के लिए जो फेजर डायग्राम होंगे इस तरह से होंगे। तो कैसे हुआ था ये सब हमने देखा था लास्ट क्लास में, और यहाँ पे जो ग्राफ था ना, ग्राफ इस तरह की मिले थे, जो ये ग्राफ भी देखा था साथ में। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, ये जो है ना सर्किट, इसमें आर एंड एल दोनों सेम सर्किट पे है सीरीज कनेक्शन में, तो इन दोनों के लिए हमें क्या चाहिए, फेजर डायग्राम चाहिए एक साथ। तो यहाँ पे अलग अलग निकाला था, तो यहाँ पे एक साथ दोनों के लिए फेजर डायग्राम चाहिए। और सिमिलरली यहाँ पे आरसी सर्किट के लिए भी, यहाँ पे भी हमें क्या चाहिए, फेजर डायग्राम चाहिए दोनों के लिए। और यहाँ पे भी हमें एलसीआर सर्किट के लिए, ये है ना एलसीआर सर्किट दैट इज एल मतलब इंडक्टर, रेजिस्टेंस एंड दिस इज कैपेसिटर। तो इसके लिए भी हमें एक फेजर डायग्राम चाहिए, किस तरह से होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राफ नहीं चाहिए, सिर्फ फेजर डायग्राम चाहिए, इस तरह के डायग्राम चाहिए हमें, ठीक है। इन सब डायग्राम को क्या कहते हैं, फेजर डायग्राम। फेजर मतलब क्या है, एक रोटेटिंग फैक्टर। तो बेसिकली फैक्टर जो करंट है ना एंड जो ईएमएफ है, दोनों को हम लोग एज ए फैक्टर ट्रीट कर रहे हैं। तब क्या होंगे, तब हम लोगों के बहुत सारा कन्वीनियंस होंगे, यानी सुविधाएं होंगे बहुत सारा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ऐड कर पाएंगे, जैसे फैक्टर्स होने से हम लोग फैक्टोरियल सम करके, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन करके क्या कर सकते हैं, क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं, टोटल निकल सकते हैं, रिजल्टेंट निकल सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, करंट एंड ईएमएफ को एज ए फैक्टर ट्रीट किया। बिकॉज ऑफ द लाभ क्या होंगे, हम लोग इनको सपोज ऐड करना है, टोटल निकलना है, रिजल्टेंट निकलना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन यूज करके टोटल रिजल्टेंट निकल सकते हैं। तो इसे हम लोग देखेंगे आज इस वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमें क्या करना है, फेजर डायग्राम इन तीनों केसेस के लिए ड्रॉ करना है। वही लिख के रखा, फेजर डायग्राम फॉर एलआर सर्किट, आप लोग अच्छे से लिखना, इंडक्टर रेजिस्टेंस सर्किट, कैपेसिटर रेजिस्टेंस सर्किट, दिस इज इंडक्टर कैपेसिटर रेजिस्टर सर्किट, ठीक है, एलसीआर सर्किट। तो इनको यहाँ पे इन तीनों के लिए फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए, जो कॉन्सेप्ट है लास्ट क्लास में समझा था उसको थोड़ा सा रिकैप करना होगा, ठीक है। अगर नहीं देखा है तो आप लोग चेक करना, प्लेलिस्ट में है सीरियली, या तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, ठीक है। तो वहाँ पे हमने एकदम डिटेल्स में देखा था ब्रेक डाउन करके, वो इंपॉर्टेंट है, देखना आप लोग, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जो चाहिए ना उसे रिकैप कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, इस तरह के एक डायग्राम मिला था, लेकिन कैसे मिला था उसको भी देख लेते हैं ना, तो तब ज़्यादा क्लियर होंगे, क्योंकि आज भी वही करना है, सेम चीज़ें ड्रॉ करना है। तो इसको देख लेते हैं एक बार थोड़े से, है ना। देखो ये जो है ना इस सिस्टम में, इसमें ये क्या है, एक रेजिस्टर है और इसमें कुछ ईएमएफ होंगे। सो ईएमएफ की वैल्यू कितना होंगे, दैट इज ई नॉट साइन ओमेगा टी, इतना होंगे ईएमएफ। सो ये भी सेम सोर्स है, सो इसका भी ईएमएफ कितना होंगे, ई नॉट साइन ओमेगा टी। एसी की केस में हम लोग ईएमएफ को इस तरह की इक्वेशन से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे भी इसके लिए ईएमएफ कितना होंगे, दैट इज ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये होंगे फॉर्मूला, मतलब जो ये है इक्वेशन ईएमएफ के लिए। सो यहाँ पे जो करंट फ्लो होंगे ना, इसको हमने निकाला था, कितना था, करंट इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी ही था इसमें। लेकिन इसमें जो करंट की वैल्यू आया था, हमने डिराइव किया था ना, तो लास्ट क्लास में करंट की वैल्यू इसमें कितना डिराइव हुआ था, कितना मिला था हमें, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90 था, ठीक है, इस तरह से था। और इसमें जो करंट था वो कितना था, दैट इज आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90 था इसमें, ठीक है, इस तरह से था। करंट की इक्वेशन हमने डिराइव किया था लास्ट क्लास में, तो इस तरह से मिला था। तो यहाँ पे इन्हीं करंट एंड ईएमएफ की फेजर ड्रॉ करने, हमने क्या किया, फेजर मतलब क्या है, फैक्टर, जो फैक्टर रोटेट कर सकते हो। तो सिंपल भाषा में आप फेजर मतलब क्या बोल सकते हो, कि फेजर मतलब रोटेटिंग फैक्टर, जो फैक्टर रोटेट कर सकते हैं, है ना, रोटेटिंग फैक्टर लिख दिया। तो ये जो फेजर है, रोटेटिंग फैक्टर है, ईएमएफ एंड करंट को हमने क्या किया, रोटेटिंग फैक्टर कंसीडर किया, यानी एज फैक्टर ट्रीट कर रहे हैं करंट एंड ईएमएफ को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये जो सिचुएशन है, इसमें अगर आपको फेजर डायग्राम चाहिए तो आप क्या करोगे, इस तरह से एक लाइन खींचो एंड दिस इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जो करंट है और ईएमएफ है दोनों को ड्रॉ करना है। तो ईएमएफ को पहले सपोज ड्रॉ कर लेते हैं। तो लेट्स कंसीडर दिस इज ईएमएफ, ओके। सो यहाँ पे हमने ड्रॉ किया दिस इज ईएमएफ, लेट्स से। तो ये जो ईएमएफ है ना, इसको ई ड्रॉ किया, और ओमेगा टी मतलब क्या है, दिस एंगल इज ओमेगा टी, तो यहाँ पे ओमेगा टी लिखोगे। और करंट की जो केस है, करंट के लिए भी ओमेगा टी सेम है, एंगल सेम है, दिस ओमेगा टी इज नथिंग बट एंगल, ठीक है। तो ये जो एंगल है ओमेगा टी वो सेम है दोनों केस में। तो बिकॉज ऑफ दैट करंट की भी लाइन यही होंगे, ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। और यहाँ पे करंट को
छोटा सा बनाना कंपेयर टू ईएमएफ, ठीक है, क्योंकि ईएमएफ मतलब वोल्टेज। सो ये जो ईएमएफ है ना ये बिगर होंगे ऑलवेज, तो ईएमएफ ऑलवेज बिगर होंगे किससे, करंट से, क्योंकि हमें करंट जो मिलता है ना ईएमएफ से ही मिलता है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि करंट की वैल्यू कम है ईएमएफ ज़्यादा है ना, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब करंट की वैल्यू ज़्यादा है ईएमएफ कम है, ऐसा हो सकता है क्या? सो करंट की वैल्यू ज़्यादा ईएमएफ से नहीं हो सकता। तो बेसिकली यहाँ पे करंट की जो लेंथ होंगे वो इतना सा, तो ईएमएफ की लेंथ को ज़्यादा ड्रॉ करना होगा, ये क्लियर है, फाइन। तो सिमिलरली यहाँ पे और एक चीज़ दिखा देता हूँ कि ये जो है ना सिचुएशन, इसमें आई की वेक्टर जो है ना, दिस इज द आई वेक्टर, रेड कलर से डिनोट किया। लेकिन अगर सपोज आपको करंट के मैग्नीट्यूड चाहिए, ये जो करंट है ना इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, कितना है वैल्यू वो चाहिए, तो उस केस में आप इसे लाइन खींचो एक, तो ये जो है ना इसी को आप बोलोगे मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, ठीक है। सो ये क्या है, दिस इज द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब करंट की वैल्यू, ठीक है, या तो एम्पलीट्यूड भी कह सकते हो। सो सिमिलरली ईएमएफ की मैग्नीट्यूड कौन सी होंगे, सो ईएमएफ की मैग्नीट्यूड होंगी ये, ठीक है। सो ईएमएफ की मैग्नीट्यूड इधर होंगे इस साइड में, सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ। सिमिलरली अगर आपको सपोज नीचे की तरफ चाहिए, तो लेट्स से यहाँ पे आई नॉट के लिए इतना से ऊपर है, दिस इज प्लस आई नॉट, तो नीचे की तरफ उतना ही आओगे तो दैट विल बी माइनस आई नॉट, तो इस तरह से कर सकते हो। सो यहाँ पे भी कर सकते हैं ड्रॉ, है ना, तो यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं फेजर डायग्राम। ये हमने क्या ड्रॉ किया, फेजर डायग्राम ड्रॉ किया, किसके लिए, रेजिस्टेंस के लिए, अभी हम लोग इंडक्टर के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे लेट्स कंसीडर जो ईएमएफ है ना, ईएमएफ की डायरेक्शन ये है लेट्स से, सो दिस इज ईएमएफ, तो यहाँ पे ये क्या होंगे, ओमेगा टी होंगे, क्योंकि ईएमएफ पे ये ओमेगा टी है ना एंगल। तो फिर करंट की केस में क्या होंगे, करंट की केस में एंगल देखो कितना है, करंट की केस में एंगल इज ओमेगा टी माइनस 90। सो ओमेगा टी माइनस 90 मतलब ये है ओमेगा टी माइनस 90, मतलब नीचे की तरफ आना पड़ेगा 90, तो नीचे की तरफ हमने आया, तो बेसिकली करंट के लिए ये होंगे फेजर फैक्टर, ठीक है। ओमेगा टी मतलब क्या, ओमेगा टी मतलब ये है 0, सो ओमेगा टी ये हुआ ओमेगा टी माइनस 90, तो माइनस 90 आना पड़ेगा। अगर सपोज ओमेगा टी प्लस 90 है, ओमेगा टी दिस वन प्लस 90 मतलब ऐसे जाना होगा 90, ठीक है, ये माइनस 90। सो बेसिकली ये जो वैल्यू है ना, दिस एंगल इज 90 डिग्री, ओके, ये 90 डिग्री होंगे, तो ये आई। तो इस केस में जो आई नॉट होंगे ना, आई नॉट मतलब कौन सी होंगे, ये होंगे आई नॉट, लेकिन ये नीचे की तरफ है, बिकॉज ऑफ दैट इसे लिखोगे माइनस आई नॉट। सपोज उतना ही लेंथ अगर ऊपर की तरफ आपने लिखा, इसको आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे इसे प्लस आई नॉट, तो इस तरह से बोलना होगा। और यहाँ पे ई नॉट कौन सी होंगे, दिस विल बी ई नॉट, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, तो यहाँ पे भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। सो दिस इज द फेजर फॉर दिस कैपेसिटर, ओके। तो यहाँ पे हम लोग ईएमएफ को ड्रॉ कर लेते हैं, सो दिस इज द ईएमएफ लेट्स से, और यहाँ पे दिस एंगल इज ओमेगा टी, और यहाँ पे करंट की डायरेक्शन कौन सी होंगे, करंट की डायरेक्शन ओमेगा टी प्लस 90, मतलब ये होंगे करंट की डायरेक्शन, ओके। सो दिस इज करंट ओमेगा टी प्लस 90, ठीक है। सो ओमेगा टी प्लस 90 ये होंगे, ये 90 हुआ ना, तो इस तरह से समझो ये है 0 ओमेगा टी प्लस 90, ठीक है, तो प्लस 90 कर दिया। सो करंट के लिए क्या है, करंट के लिए यहाँ पे ओमेगा टी प्लस 90 है, इसमें इक्वेशन, तो ये इक्वेशन कहाँ से आया था, इसको डिराइव किया था लास्ट क्लास में, आप चेक करना। तो यहाँ पे हमने ये देखा, ये है 90 डिग्री, ठीक है। सो ये जो एंगल है ना करंट एंड ईएमएफ के बीच में एंगल, इसी एंगल को क्या कहते हैं, इसी एंगल को कहते हैं फेज डिफरेंस, ओके। फेज डिफरेंस मतलब क्या है, करंट एंड ईएमएफ के बीच में जो एंगल होते हैं ना उसे कहते हैं फेज डिफरेंस। और एक चीज ऐसे समझ सकते हो, लेट्स कंसीडर ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, और यहाँ पे ये जो है ना लेट्स से दिस इज करंट, ऐसे मान लिया हमने, तो यहाँ पे ये कुछ एंगल कर रहे हैं, लेट्स से इसको हमने फाई 1 कह दिया, और यहाँ पे लेट्स से ईएमएफ है, सो ये जो ईएमएफ है ना ये एंगल कर रहे हैं लेट्स से फाई 2, ठीक है। तो ये जो ईएमएफ एंड करंट के बीच में एंगल होंगे, दिस एंगल इज हाउ मच, तो आप बोलोगे कि फाई 2 माइनस फाई 1, एंड दिस इज लेट्स से फाई, तो फाई मतलब क्या हुआ, करंट एंड ईएमएफ के बीच में एंगल, तो ईएमएफ एंड करंट के बीच में जो एंगल है दैट इज फाई, एंड दिस फाई इज कॉल्ड फेज डिफरेंस, ओके। फेज डिफरेंस मतलब जो दोनों के बीच में डिफरेंस है एंगल की, उसे बोलेंगे फेज एंगल डिफरेंस या तो फेज डिफरेंस, ओके। और ये फाई 1 क्या है, सो दिस फाई 1 इज फॉर इज कॉल्ड फेज एंगल, ठीक है। दिस इज फेज एंगल, किसके लिए, फेज एंगल फॉर करंट, ओके। फाई 2 क्या है, फेज एंगल फॉर ईएमएफ लिखोगे, ओके। सो फाई 2 इसमें क्या है, फाई 2 मतलब फेज एंगल फॉर ईएमएफ लिख दोगे, ठीक है। सो मतलब फेज एंगल मतलब क्या है, ये जो फैक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल कर रहे हैं, दैट इज फेज एंगल। तो ईएमएफ जो है ना ये एक्स के साथ एंगल कितना कर रहे हैं, फाई 2, सो फाई 2 इज ये फेज एंगल फॉर ईएमएफ, ओके। सो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल कर रहे हैं वही है
दैट इज फेज एंगल। ओके, तो यहाँ पे हमने φ1 कंसीडर किया और यहाँ पे फेज एंगल कितना होंगे, ईएमएफ के लिए फेज एंगल कितना होंगे, ओमेगा टी होंगे। ठीक है, क्योंकि ये फेज एंगल, ये जो है ना ईएमएफ, ये ईएमएफ एक्स एक्सिस के साथ, दिस इज एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के साथ ईएमएफ जो है ना ये ओमेगा टी कर रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ द दिस ओमेगा टी इज कॉल्ड फेज एंगल फॉर ईएमएफ। तो अगर करंट के लिए फेज एंगल पूछे तो आप क्या बोलोगे, करंट जो है ना ये करंट एक्स के साथ कितना एंगल कर रहे हैं, दिस करंट इज मेकिंग ओमेगा टी प्लस 90 एंगल विथ एक्स एक्सिस, है ना। ये जो करंट है ना, करंट ने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल किया, करंट ने एक्स एक्सिस के साथ इतना सा एंगल किया, दैट इज ओमेगा टी प्लस 90। तो दिस ओमेगा टी प्लस 90 इज कॉल्ड फेज एंगल फॉर करंट। ठीक है, लिख के रखना अच्छे से। सिमिलरली यहाँ पे करंट के लिए फेज एंगल कितना होंगे, ओमेगा टी माइनस 90, सो दिस इज कॉल्ड फेज एंगल। और ईएमएफ के लिए फेज एंगल ओमेगा टी, यहाँ पे भी ओमेगा टी, यहाँ पे भी ओमेगा। तो ईएमएफ के लिए हर एक केस में फेज एंगल सेम है, क्योंकि सेम पोटेंशियल होंगे, सेम ईएमएफ होंगे, क्योंकि सेम सोर्स है। ठीक है, घर पे कनेक्ट कर दिया, प्लग कर दिया, सेम सोर्स है, ऐसे कंसीडर कर सकते हो। अभी एक लास्ट चीज ध्यान से देखना कि ये जो है ना, ये जो रेजिस्टर है, इसमें जो पोटेंशियल है, इसको लेट्स से हमने सपोज कह दिया फी आर। तो फी आर मतलब क्या लिखोगे, करंट इंटू रेजिस्टेंस लिखोगे। इस ये क्या है, इंडक्टर है, सो इसमें जो पोटेंशियल है, इसमें पोटेंशियल कितना है, इसको फी एल कह दिया, मतलब ईएमएफ वोल्टेज कितना है इस इंडक्टर फी एल। तो इसको क्या लिखोगे, आई इंटू इसका रेजिस्टेंस लिखोगे। सो इंडक्टर की रेजिस्टेंस को लास्ट क्लास में जो हमने डिनोट किया था एक्स एल से किया था, है ना। सो एक्स एल जो है वो इंडक्टर की रेजिस्टेंस है। ठीक है, सो एक्स एल इज द रेजिस्टेंस फॉर इंडक्टर। इसका वैल्यू कितना है, एक्स एल मतलब क्या था, ओमेगा एल मिला था। फिर ये क्या है, कैपेसिटर। कैपेसिटर की केस में इसमें कितना वोल्टेज है पूछे तो आप बोलोगे वी सी। तो वी सी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, करंट इंटू एक्स सी लिखोगे। तो एक्स सी मतलब क्या है, ये जो कैपेसिटर है ना, इसका रिएक्टेंस या तो रेजिस्टेंस कह सकते हो। तो इसका वैल्यू कितना था, ओमेगा सी था, 1/ओमेगा सी, इस तरह से था। ठीक है, तो ये हमें मिला था लास्ट क्लास में। तो बेसिकली एक्सएल एंड एक्ससी क्या है, रेजिस्टेंस है। इंडक्टर की रेजिस्टेंस दैट इज एक्सएल, कैपेसिटर की रेजिस्टेंस एक्ससी। इसको आप लोग रिएक्टेंस भी कह सकते हो। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऐसा भी बोल सकते हो। तो बेसिकली रेजिस्टेंस ये है। ठीक है, तो ये जो हमें मिला यहाँ पे, इसी चीज को यूज करके हम लोगों को क्या देखना है, इन तीनों के लिए फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है। सो फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए और एक चीज यहाँ पे दिखा देता हूँ, इसका जो पोटेंशियल है वी आर है। सो अगर मैंने इस वी आर के लिए ये ड्रॉ किया फेजर, तो इस केस में हम यहाँ पे वी आर लिखेंगे। सो अगर वी आर होंगे तो वी आर के लिए फेजर वी आर लिखेंगे। सो उस केस में ये जो लेंथ होंगे ना, दिस लेंथ, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होंगे, दिस विल बी वी कितना होंगे, वी आर होंगे, लेकिन नॉट लिखोगे, वी आर नॉट, मैग्नीट्यूड है ना। सो वी आर की मैग्नीट्यूड वी आर नॉट लिख दिया इस तरह से। सो वी आर नॉट की वैल्यू कितना लिखोगे, सो यहाँ पे जैसे वी आर इज इक्वल टू आई आर, तो वी आर नॉट की वैल्यू क्या लिखोगे, आई नॉट आर लिखोगे आप। ठीक है, वी आर नॉट मतलब आई नॉट आर। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर ये जो है ना ईएमएफ, इस ईएमएफ को आपने वी एल कह दिया, तो इस केस में वी एल नॉट कौन सी होंगे, वी एल नॉट इतना सा होंगे, तो ये होंगे वी एल नॉट। ठीक है, और वी एल नॉट की वैल्यू क्या लिख सकते हो, तो यहाँ पे लिख देता हूँ। सो वी एल नॉट इज इक्वल टू आई नॉट एक्स एल लिखोगे। ठीक है, वी एल नॉट मतलब आई नॉट एक्स एल। सिमिलरली यहाँ पे अगर इसको ईएमएफ को वी सी कह दिया, कैपेसिटर की ईएमएफ को हमने वी सी कह दिया वोल्टेज को, तो वी सी कितना होंगे, वी सी मतलब ऐसे खींचो लाइन, तो ये होंगे वी सी नॉट। ठीक है, वी सी नॉट मतलब नॉट होने से मैग्नीट्यूड। ठीक है, कितना है वैल्यू, नॉट मतलब मैग्नीट्यूड होता है। तो यहाँ पे इस केस में वी सी नॉट मिल गया, और वी सी नॉट की वैल्यू कितना होंगे, तो यहाँ पे करंट को आई नॉट लिखोगे, तब करंट की मैग्नीट्यूड लिखोगे, तो यहाँ पे वी सी नॉट मतलब क्या, वी सी की मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे करंट की मैग्नीट्यूड लिखोगे, और रेजिस्टेंस की मैग्नीट्यूड एक्स सी है। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो। तो इसको बेसिकली हमें यूज करना है थोड़ी देर बाद। तो ये जो सिचुएशन है ना, ये एक बिल्डअप हो गया जो जो चाहिए था। अभी हम लोग आसानी से कर सकते हैं। पहले हम लोग जो एलआर सर्किट है, यानी इंडक्टर रेजिस्टर सर्किट है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, सो इंडक्टर रेजिस्टर की सर्किट, तो ऐसे देखो, ये है लेट्स से रेजिस्टर, ओके, एंड दिस इज कॉल्ड इंडक्टर, और यहाँ पे इस तरह से है सिचुएशन। ठीक है, ऐसे है। तो अभी ध्यान से देखना, अगर हम दोनों के लिए डायग्राम ड्रॉ करें, कैसे ड्रॉ कर सकते हैं डायग्राम दोनों के लिए, ये जो है ना, ये है रेजिस्टर। ठीक है, सो ये रेजिस्टर है, और इस रेजिस्टर के लिए जो डायग्राम होंगे वो डायग्राम किस तरह से ड्रॉ करोगे, यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, जो फेजर डायग्राम है ना रेजिस्टर के लिए, वो ड्रॉ कर रहे हैं। तो कैसे ड्रॉ करोगे, यहाँ पे पहले हम लोग एक काम करते हैं। ये जो रेजिस्टर है ना, इसमें करंट कितना है,
ये जो सोर्स है, सोर्स से करंट निकलेंगे, तो सोर्स से कितना करंट निकला, लेट्स से आई करंट निकला, ठीक है। सो सोर्स से आई करंट निकला और वही आई करंट इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे, तो करंट मतलब दोनों के लिए सेम होंगे, ठीक है। तो अगर सेम करंट होंगे, दोनों करंट के डायरेक्शन सेम होंगे, लेट्स से करंट के डायरेक्शन को हमने ये रखा, ठीक है, करंट के डायरेक्शन को ये रखा। सो इंडक्टर की केस में, इंडक्टर है ये एल है ना, तो यहाँ पे इंडक्टर की केस में भी क्या होंगे, इंडक्टर की केस में भी करंट के डायरेक्शन को हमने सेम रखा सपोज, ठीक है, क्योंकि दोनों में करंट सेम होंगे तो करंट के डायरेक्शन को सेम रखा दोनों में। लेकिन हमें मालूम है रेजिस्टेंस की केस में जो करंट और ईएमएफ होता है ना, तो वो दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। ये रेजिस्टेंस की केस है तो करंट एंड ईएमएफ दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो इसमें फीआर कैसे ड्रॉ करोगे, फीआर मतलब इसमें जो पोटेंशियल है दैट इज फीआर, इसमें जो पोटेंशियल है फीएल। सो इसमें फीआर कैसे ड्रॉ करेंगे, सो दिस विल बी द फीआर, ठीक है, इस तरह से होंगे फीआर, ठीक है। सो फीआर को हमने ड्रॉ कर लिया, सो दिस विल बी द फीआर। तो फीआर नॉट कौन सी होंगे, सो दिस लेंथ इज कॉल्ड फीआर नॉट, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ फीआर। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमें ये तो आई ड्रॉ कर लिया है ना, तो ये तो आई ड्रॉ कर लिया, सो दिस इज आई, ठीक है, सो दिस इज आई। तो यहाँ पे भी हमें क्या ड्रॉ करना है, जो फीएल है ना, फीएल ड्रॉ करना है। करंट के साथ, ये इंडक्टर की कैसे, करंट के साथ फीएल कैसे रहेंगे, 90 डिग्री एंगल करके रहेंगे। ध्यान से देखना, करंट से जब आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे कितना, 90 डिग्री, तो इस केस में आपको फीएल मिलेंगे। सो यहाँ पे ये करंट है, करंट से आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे कितना, 90 डिग्री, तब आपको क्या मिलेंगे, फीएल मिलेंगे, ठीक है। सो दिस इज फीएल, आया समझ में। सो करंट से एंटी क्लॉकवाइज मूव करने 90 डिग्री, तब आपको फीएल मिलेंगे। तो करंट से एंटी क्लॉकवाइज मूव करने 90 डिग्री, तो फीएल मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अभी दोनों डायग्राम को हमें क्या करना है, कॉम्बाइन करने हैं। तो कॉम्बाइन करके एक ही डायग्राम में ड्रॉ करने हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ, है ना। सो कॉम्बाइन करके ड्रॉ करने के लिए देखो इसमें दिखा, ठीक है, अच्छे से दिखा देता हूँ कि यही है। तो ये है ना सिचुएशन, ओके, ये है सिचुएशन। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो है ना केस, इसमें करंट की वेक्टर को सेम सेम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सो ये है करंट की डायरेक्शन, ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन है। सो फीआर की डायरेक्शन कौन से होंगे, करंट के साथ सेम होंगे। सो यहाँ पे फीआर की डायरेक्शन करंट के साथ सेम होंगे, ओके, फीआर है ये। सिमिलरली फीएल की डायरेक्शन करंट के साथ 90 डिग्री, सो यहाँ पे फीएल की डायरेक्शन करंट के साथ 90 डिग्री होंगे, इस तरह से, ठीक है। सो फीएल की डायरेक्शन करंट के साथ 90 डिग्री होंगे, ये तो मालूम है, कॉन्फर्म है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये तो एक ही सर्किट है, एक ही सर्किट है, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग फेजर डायग्राम ड्रॉ किया, उसके बाद हमने दोनों को कॉम्बाइन कर दिया, ठीक है, इस तरह से। तो अभी देखो यहाँ पे हमें अलग अलग पोटेंशियल मिले, एक फीएल, इंडक्टर के लिए पोटेंशियल, अनदर इज फीआर, है ना। तो फीएल इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो आई, क्या लिखोगे, फीएल मतलब इसका रेजिस्टेंस एक्सएल होंगे, तो इसके लिए करंट इनटू इसका रेजिस्टेंस आर होंगे, ठीक। सिमिलरली इसी तरह से फीआर नॉट लिख सकते हो, है ना, फीएल नॉट लिख सकते हो। तो बेसिकली इस केस में आपको क्या चाहिए, टोटल पोटेंशियल चाहिए, टोटल ईएमएफ चाहिए, यानी इन दोनों ईएमएफ को ऐड करना होगा। तो अभी ऐड कैसे करोगे, दोनों ईएमएफ को ऐड करने के लिए सिंपल पैरेललोग्राम लॉ यूज करता हूँ। पैरेललोग्राम लॉ मतलब वो आप जानते हो, है ना। तो क्या होता है पैरेललोग्राम लॉ, कि वो जो है ए वेक्टर बी वेक्टर को ऐड करना है सपोज, तो ये एक वेक्टर है, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, तो दोनों को ऐड करना है। तो आप ऐसे पैरेललोग्राम ड्रॉ करोगे ना, तो वेक्टर को ऐड करने के लिए, सो दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर, और ए एंड बी के बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा। तो यहाँ पे आर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा लिखोगे, ठीक है, इस तरह से। ये फॉर्मूला मतलब दोनों वेक्टर्स को ऐड करने के लिए वही लाभ हुआ ना हम लोगों को, कि मतलब टोटल निकलना है दोनों की ईएमएफ की। टोटल निकलने के लिए हम लोग सिंपल वेक्टर लॉ एडिशन यूज कर सकते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्यों कर पाया, क्योंकि हमने करंट एंड ईएमएफ को एज ए फैक्टर ट्रीट किया, इसलिए उस लॉ को अप्लाई करके टोटल आराम से निकल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग अच्छे से ड्रॉ करना स्केल यूज करके, है ना। तो अभी देखो रिजल्टेंट कौन सी होंगे, रिजल्टेंट मतलब जो डायगोनल है, सो दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट, और इसको आपने ई कह दिया। ई मतलब क्या है, रिजल्टेंट ईएमएफ। तो ये जो रिजल्टेंट ईएमएफ है ना, रिजल्टेंट मतलब टोटल ईएमएफ, टोटल वोल्टेज दोनों की, फी आर एंड फी एल की। सो अभी ध्यान से देखना, फी आर एंड फी एल के बीच में जो एंगल है, दोनों के बीच में एंगल वो कितना होंगे, ओब्वियसली 90 होंगे, है ना। तो इसमें अगर आपको लिखना है कि
ये जो है ना ईएमएफ, ये चाहिए, ईएमएफ चाहिए आपको। सो टोटल ईएमएफ दैट इज इक्वल टू रिजल्टेंट ईएमएफ दैट इज इक्वल टू अंडर रूट आप लिखोगे वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर प्लस ट्वाइस वी एल कॉस 90 लिखोगे। 90 मतलब ये जो दोनों की हमने रिजल्टेंट लिया तो दोनों के बीच में जो एंगल है वो लिखना होगा, है ना, वहाँ पे 90 लिख दिया। तो cos 90 की वैल्यू कितना होंगे 0, तो यहाँ पे लिख दो सिंपल वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर और यहाँ पे ये 0 लिख देना, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, ये जो वी आर है ना, वी आर को आप कैसे लिखोगे, वी आर मतलब वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, वी आर नॉट लिखोगे प्लस वी एल की मैग्नीट्यूड वी एल नॉट लिखोगे और यहाँ पे स्क्वायर कर दो इस तरह से, है ना, तो नॉट लगा दो, मैग्नीट्यूड मिलेंगे। सो जैसे यहाँ पे वी आर इज इक्वल टू आई आर, तो वी आर नॉट इज इक्वल टू क्या लिखोगे, आई नॉट आर लिखोगे। सिमिलरली यहाँ पे वी एल नॉट इज इक्वल टू क्या लिखोगे, आई नॉट एल लिखोगे, एक्स एल लिखोगे, ठीक है, आई नॉट एक्स एल लिखोगे इस तरह से, है ना। तो वी एल नॉट इज इक्वल टू आई नॉट एक्स एल लिख दिया। तो यहाँ पे क्या करोगे, वैल्यूज को रिप्लेस कर सकते हो। वी आर नॉट इज इक्वल टू आई नॉट आर, फिर यहाँ पे स्क्वायर प्लस वी एल नॉट मतलब आई नॉट एक्स एल और यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे इस तरह से रूट लगा दो, ठीक है। सो अभी देखो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई नॉट स्क्वायर एक्स एल स्क्वायर और ये जो आई नॉट है ना, आई नॉट को आप कॉमन ले सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर होंगे और यहाँ पे रूट लगा दो। अभी देखो, आई नॉट को आप क्या लिख सकते हो, ये जो आई नॉट है ना, सो आई नॉट को आप आई नॉट लिख सकते हो, रूट को हटाओगे तो सो यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर होंगे इस तरह से। सो ये होंगे ई नॉट की वैल्यू, मतलब यहाँ पे ई है ना तो यहाँ पे नॉट लगा है तो इसको ई नॉट कह दो, ठीक है। ई नॉट मतलब रिजल्टेंट ईएमएफ की जो मैग्नीट्यूड है। सो कौन सी होंगी यहाँ पे, अगर यू वांट टू सी, ये है वाई एक्सिस, तो अगर रिजल्टेंट चाहिए ना, ये जो ई है ये रिजल्टेंट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होंगे, मैग्नीट्यूड होंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड ई नॉट, तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, ओके। सो इतना सा मिल गया। अभी ध्यान से देखना एक चीज, ये जो है ना ई नॉट को ऐसे रखो, फिर आई नॉट है, फिर रूट है और आर स्क्वायर है, लेकिन जो एक्सएल है ना इसका मीनिंग क्या है, ओमेगा एल, ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर कर दो, ठीक है। सो एक्सएल मतलब क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, उसका वैल्यू है या तो रेजिस्टेंस इंडक्टर के, वो मिला हमें ओमेगा एल। तो ये जो मिला ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर तो लिख सकते हो, ठीक है, लिख ही देते डायरेक्टली, है ना, तो इसको आप डायरेक्टली ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर लिख सकते हो। अभी ध्यान से देखना, ये जो है ना दिस इज ईएमएफ इज इक्वल टू करंट इनटू, ये क्या होंगे, आपको मालूम है ओम्स लॉ, वही है ना, V इज इक्वल टू आई आर, मतलब क्या है, पोटेंशियल वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे देखो, ये ईएमएफ मतलब वोल्टेज है, तो ईएमएफ इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस होंगे ना, तो बेसिकली ये जो टर्म है ना ये कितना होना चाहिए, दिस इज रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आपने क्या देखा कि ईएमएफ इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो ईएमएफ इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो ये जो है ना ये रेजिस्टेंस होना ही चाहिए, तभी ये V इज इक्वल टू आई आर सेटिस्फाई होंगे ना, V इज इक्वल टू आई आर मतलब, तो यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस कह सकते हो। सो ये जो रेजिस्टेंस है ना, इसी रेजिस्टेंस की सिंबल जो है ना, इसी रेजिस्टेंस की जो सिंबल है वो जेड यूज करते हैं, ठीक है। और जेड की वैल्यू कितना मिला, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है। तो कैसे ये रेजिस्टेंस हुआ समझ में आया, V इज इक्वल टू आई आर, तो ये है V, ये है I, तो ये R होना ही होगा यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो रेजिस्टेंस है ना, इस रेजिस्टेंस को आप और एक नाम से डिनोट कर सकते हो, दैट इज नथिंग बट इम्पीडेंस, ओके। क्या बोलोगे, इम्पीडेंस। सो इम्पीडेंस मतलब क्या है इस केस में, कलेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर, ठीक है। यानी ये जो एलआर सर्किट है, इस एलआर सर्किट की जो टोटल रेजिस्टेंस है, सो एलआर सर्किट है ना ये, सो इसका जो टोटल रेजिस्टेंस है या तो टोटल इम्पीडेंस बोल सकते हो, दैट इज नथिंग बट जेड, और जेड की वैल्यू कितना है वो है, ठीक है, आर स्क्वायर लिखना आप लोग अच्छे से, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है। सो ये है टोटल रेजिस्टेंस यानी इम्पीडेंस की वैल्यू। अभी आप रेजिस्टेंस कोई की जगह पे आप इम्पीडेंस कह सकते हो अभी, है ना। सो बेसिकली इम्पीडेंस कह सकते हो, रेजिस्टेंस मतलब इम्पीडेंस, ओके। सो इसका ऐसा है तो ओम होंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस की ऐसा तो ओम होते हैं। तो ये आपको मिल चुका है ना, तो यहाँ तक क्लियर है। तो जेड की वैल्यू मिला, तो बेसिकली ईएमएफ की एक इक्वेशन चाहिए था, ये हमें मिल गया। अभी हमें और एक चीज चाहिए, क्या चाहिए, दैट इज फाई, है ना, फाई एंगल। फाई मतलब क्या है, फेज एंगल, फेज डिफरेंस कह सकते हो। जो ईएमएफ एंड करंट है ना, सो ये है करंट,
करंट एंड ईएमएफ के बीच में जो एंगल है उसे आप बोलोगे फेज एंगल, फेज डिफरेंस कह सकते हो। दिस फाई इज कॉल्ड फेज डिफरेंस। ओके, करंट एंड ईएमएफ के बीच में जो एंगल है दैट इज कॉल्ड फेज डिफरेंस। तो अगर यहाँ पे आपने लेट्स से टेन फाई अप्लाई किया तो आप क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर बेस। टेन मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस। तो ये जो ट्राइंगल है ये फाई है, तो परपेंडिकुलर कौन से होंगे, इसके ऑपोजिट में जो है, सो दिस इज परपेंडिकुलर। दिस इज नथिंग बट दिस, क्यों, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। सो ये मतलब क्या होंगे, ये होंगे। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज पी एल, राइट। तो दिस इज पी एल, सो दिस इज पी एल मतलब ये भी पी एल होंगे। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, फी एल लिखोगे। बी मतलब बेस, तो यहाँ से यहाँ तक ये बेस है। बेस मतलब क्या है, फी आर है, तो यहाँ पे आप लिखोगे फी आर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड लिखना है ना, तो फी एल की मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे, फी एल नॉट। फी आर की मैग्नीट्यूड फी आर नॉट लिखोगे, ठीक है। मैग्नीट्यूड लिखा। तो बेसिकली ये जो है ना फी एल नॉट, इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है फी एल नॉट मतलब क्या लिखोगे, आई नॉट एक्स एल लिखोगे। फी आर नॉट मतलब आई नॉट आर लिखोगे। और यहाँ पे 10 कितना है, फाई। तो अगर फाई लिखना है तो आप क्या लिखोगे, आप सिंपल लिख दो 10 इनवर्स एक्स एल डिवाइडेड बाई आर लिख दो, ठीक है। सो फाई का वैल्यू भी हमें इतना सा मिल गया, ठीक है। यही चाहिए था, फाई एंड ईएमएफ के लिए ये जो इक्वेशन है वो चाहिए था, ठीक है। और एक चीज चाहिए दैट इज करंट, वो करंट इजी है, कर सकते हो। देखो करंट के लिए एक टेक्निक समझा देता हूँ मैं कि करंट की इक्वेशन क्या होता है, आई नॉट साइन समथिंग एंगल होंगे यहाँ पे, है ना। करंट की इक्वेशन हो था ना, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन समथिंग होंगे। वो एंगल समथिंग कितना होंगे उसको देखना है। एक्चुअली आइडिया क्या है, देखो ये जो रिजल्टेंट ईएमएफ है ना, ईएमएफ जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल करेंगे, दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है, ये है एक्स एक्सिस। सो ईएमएफ जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल करेंगे, दिस एंगल इज कॉल्ड ओमेगा टी, है ना। तो ओमेगा टी मतलब क्या है, ईएमएफ जो एंगल करेंगे एक्स एक्सिस के साथ। सो यहाँ पे जो करंट एंगल करेंगे एक्स एक्सिस के साथ, उसको हम बोलेंगे करंट के लिए एंगल, है ना। तो यहाँ पे जो एंगल लिखना है वो एंगल कौन से होंगे, करंट जो एक्स एक्सिस के साथ बनाएंगे, दैट एंगल इज कॉल्ड दिस एंगल। तो ये एंगल कितना होंगे, ध्यान से देखना। ये अगर फुल एंगल ओमेगा टी है, उसमें से आपने क्या किया, फाई को माइनस किया, तो आपको क्या मिलेंगे, ओमेगा टी माइनस फाई मिलेंगे। तो यहाँ पे आप लिखोगे ओमेगा टी माइनस फाई। सो ओमेगा टी माइनस फाई इज द एंगल फॉर करंट, ओके। सो यहाँ पे लिखोगे ओमेगा टी माइनस फाई, ठीक है। सो यहाँ पे करंट के लिए, इस सर्किट के लिए अगर आपको करंट पूछे तो आप लिख देना आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। अगर ईएमएफ पूछे तो आप वही लिखना ई इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, ठीक है। ईएमएफ के लिए सोर्स घर से जो है, घर पे जो वो सोर्स है ना, वहाँ पे बोर्ड पे कनेक्ट कर देना, प्लग इन कर देना, ईएमएफ की सोर्स है वो, ठीक है। तो इतना ही था कॉन्सेप्ट। करंट की वैल्यू चाहिए था, तो करंट की वैल्यू निकल सकते हो आप आराम से। फिर फाई की वैल्यू चाहिए था, एंगल जो है फेज डिफरेंस कितना होंगे करंट एंड ईएमएफ के बीच में एंगल। सो दिस फाई इज कॉल्ड एंगल बिटवीन करंट एंड ईएमएफ, ठीक है। रिजल्टेंट ईएमएफ कह सकते हो, रिजल्टेंट ईएमएफ एंड करंट लिख देना अच्छे से, रिजल्टेंट करंट, ओके, ठीक है। तो एंगल बिटवीन ईएमएफ एंड करंट इज कॉल्ड फाई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट ईएमएफ एंड करंट के बीच में एंगल फाई है। फिर ये जो है ना ओमेगा टी मतलब क्या है, जो ईएमएफ है ना, ईएमएफ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल कर रहा है, सो दैट इज ओमेगा टी मतलब क्या लिखोगे, एंगल मेड बाय ईएमएफ विथ एक्स एक्सिस, ओके। तो एंगल आप लोग अच्छे से लिखना, ठीक है। एंगल मेड बाय, तब क्या होंगे, मतलब एग्जाम से पहले जब रिवाइज करोगे ना तो पाजल नहीं होगा, अदरवाइज पाजल हो जाओगे कि वो क्या था, फाई क्या था, है ना, ओमेगा टी क्या था, तो लिख के रखना। सो ओमेगा टी मतलब क्या है, एंगल मेड बाय ईएमएफ किसके साथ बना रहे, विथ एक्स एक्सिस, ठीक है। सो दिस इज ओमेगा टी। सो ओमेगा टी माइनस फाई क्या है, सो ओमेगा टी माइनस फाई है एंगल, आप लोग लिखना एंगल मेड बाय आई वेक्टर या तो करंट विथ एक्स एक्सिस, ठीक है। इतना ये कॉन्सेप्ट। तो ये था कौन सी सर्किट, एल आर सर्किट, यानी इंडक्टर रेजिस्टर सर्किट, है ना, वही लिख के रखा है इंडक्टर रेजिस्टर सर्किट। अभी हम लोग नेक्स्ट जो सी आर सर्किट है उसे देख लेते हैं, वो आसान है अभी, है ना। तो फिर लास्ट क्या देखना है, एल सी आर सर्किट, है ना। ये दोनों आसान है, यहाँ तक अगर क्लियर है तो बाकी आराम से क्लियर हो जाएंगे, कुछ है ही नहीं वहाँ पे, ठीक है। इसको भी मिटाना होगा, ठीक है, मिटा ही रहते हैं। सो आप लोग नोट करते जाना, वीडियो को पॉज करना, अच्छे से नोट करना, है ना। तो वो आप लोगों के काम है नोट करना, आप लोग करना, मेरा काम है समझाना, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, तो आप लोग नोट करना कॉपी पे अच्छे से, है ना, पॉज करना, लिखना अच्छे से, है ना। कुछ डाउट है तो पूछना कमेंट में, है ना। तभी देखो इसमें हमें क्या चाहिए इस बार, कि जो सर्किट है दैट इज रेजिस्टर है
और कैपेसिटर है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सोर्स है इस तरह से। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, हमें क्या करना है, इसमें जो रेजिस्टर है ना, और यहाँ पे क्या है, ये दिस इज कैपेसिटर, ओके, रेजिस्टर एंड कैपेसिटर, तो इसको आर लिख सकते हो एंड दिस इज कैपेसिटर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सो अगर हमें रेजिस्टर के लिए, ठीक है, ध्यान से देखना, अगर हमें रेजिस्टर के लिए फेजर डायग्राम चाहिए, कैसे ड्रॉ करेंगे रेजिस्टर के लिए फेजर डायग्राम? तो लेट्स से जो करंट है ना, करंट की डायरेक्शन को अपने क्या किया, करंट की डायरेक्शन को ये रखा, ठीक है। सो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन को ये रखा, तो यहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें भी करंट आई फ्लो होंगे। तो इसमें भी एक काम कर सकते हो कि ये है फेजर डायग्राम फॉर कैपेसिटर। सो इसमें भी आपने क्या किया, करंट की डायरेक्शन को सेम रखा। क्यों रखा ऐसा? क्योंकि दोनों में करंट सेम फ्लो होंगे, तो सेम डायरेक्शन या तो सेम एंगल पे है, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। सो क्योंकि दोनों में आई करंट सेम करंट फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। सो इसके लिए जो करंट की ये है डायरेक्शन, और इसके लिए भी सेम डायरेक्शन रखा, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि दोनों में सेम सेम करंट है। तो यहाँ पे अगर आपको आई नॉट की वैल्यू चाहिए, आप क्या लिखोगे, दिस इज कॉल्ड आई नॉट, ठीक है। जो ये जो होंगे ना, दिस इज कॉल्ड आई नॉट, ऐसे लिखोगे। सो सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है, ये जो रेजिस्टर की केस है ना, रेजिस्टर की केस में ईएमएफ एंड पोटेंशियल एंड करंट सेम डायरेक्शन में होता है रेजिस्टर की केस में। सो इसका जो पोटेंशियल है उसको लेट्स से वी आर कह दिया, इसका पोटेंशियल को वी सी कह दिया। सो रेजिस्टर की केस में जो पोटेंशियल है ना, वो करंट के साथ सेम डायरेक्शन में होंगे, यानी ये होंगे करंट ईएमएफ की डायरेक्शन, या तो वी आर बोल सकते हो। तो वी आर की डायरेक्शन ये होंगे, रेजिस्टर की केस में सेम डायरेक्शन में होंगे। सिमिलरली इस केस के लिए कैपेसिटर की केस में जो वीसी होता है ना, वो वीसी करंट के साथ 90 करके रहेंगे। लेकिन कैसे, यहाँ पे ध्यान से देखो, दिस इज करंट, राइट, दिस इज करंट। सो करंट से अगर आप क्लॉकवाइज मूव करोगे कितना डिग्री, 90 डिग्री, तो उस केस में आपको क्या मिलेंगे, उस केस में आपको मिलेंगे वीसी, ठीक है। सो करंट से 90 डिग्री मूव करना है क्लॉकवाइज, तब आपको वीसी मिलेंगे। सो करंट से 90 डिग्री मूव करना है क्लॉकवाइज, तब आपको मिलेंगे वीसी, ठीक है। सो दिस इज वीसी, फाइन। तो कितना मूव किया आपने, 90 डिग्री मूव किया करंट से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। सो ये करंट है कैपेसिटर की केस, तो करंट से क्लॉकवाइज मूव करना है 90 डिग्री, तब आपको मिलेंगे वीसी, ठीक है। तो यहाँ पे वही किया, करंट से 90 डिग्री मूव किया क्लॉकवाइज, तो आपको मिला वीसी, ठीक है। सो बेसिकली ये होंगे वीसी, ठीक है, वीसी, फाइन। तो अभी ये दोनों जो डायग्राम है, दोनों को कंबाइन करना है, क्योंकि ये दोनों एक साथ है, सीरीज में कंबाइंड है। तो बेसिकली दोनों को अलग अलग नहीं, सेम कंबाइन करके ड्रॉ करना है। तो कैसे करोगे कंबाइन, यहाँ पे देखो, ये है दिस इज ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन सेम सेम रखो, ठीक है। ये है करंट की डायरेक्शन, ये है करंट लेट्स से, और यहाँ पे ईएमएफ वी आर की डायरेक्शन कौन सी होंगे, सो वी आर की डायरेक्शन ये होंगे, ये होंगे वी आर की डायरेक्शन। तो वीसी की डायरेक्शन कौन सी होंगे, सो वीसी की डायरेक्शन इस तरह से होंगे, ठीक है। तो आर को अच्छे से ड्रॉ करना है ना, तो ये है आई। तो वीसी की डायरेक्शन इससे 90, तो वीसी की डायरेक्शन इससे 90 ऐसे ड्रॉ करो, ठीक है। ये होंगे वीसी। तो वीसी की जो लेंथ है ना, एक्चुअली क्या है, ये जो वीसी है ना, वीसी मतलब पोटेंशियल, कैपेसिटेंस की, वी आर मतलब रेजिस्टेंस की पोटेंशियल। तो रेजिस्टेंस की जो पोटेंशियल है ना, वी आर वो ज़्यादा होंगे वीसी से, कैपेसिटर के पोटेंशियल से। तो दैट इज वाई वीसी मतलब इतना सा रखोगे, तो वी आर मतलब इतना लंबा रखोगे, है ना, क्योंकि रूल वही है ना कि जो जिसका वैल्यू ज़्यादा होंगे उसके लिए फैक्टर लंबा ड्रॉ करना होगा, ठीक है। तो वीसी के लिए इतना सा ड्रॉ किया। तो अभी वीसी एंड वी आर की रिजल्टेंट चाहिए, तो क्या करोगे, अब पैरेललोग्राम लॉ लगा दो इस तरह से, है ना। तो यहाँ पे इस तरह से पैरेललोग्राम लॉ लगा दिया आपने, ठीक है। इसको अच्छे से ड्रॉ करना स्केल लेके। तो ये पैरेललोग्राम, तो यहाँ पे कितना डिग्री एंगल है, दिस इज 90 डिग्री एंगल। तो यहाँ पे रिजल्टेंट कौन सी होंगे, ये होंगे रिजल्टेंट। सो इस रिजल्टेंट को आपने ई कह दिया, ठीक है, ईएमएफ रिजल्टेंट। सो ये जो रिजल्टेंट ईएमएफ है ना, इसका वैल्यू निकलना है। सो रिजल्टेंट ईएमएफ की वैल्यू चाहिए। तो कैसे निकालोगे रिजल्टेंट ईएमएफ की वैल्यू, वही पैरेललोग्राम लॉ। तो आप लिखोगे यहाँ पे वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस वी आर वी सी कॉस 90 लिखोगे, है ना। तो इस तरह से लिख दो, तो फॉर्मूला लिख दिया हमने। तो वी आर एंड वी सी की रिजल्टेंट चाहिए, तो दोनों के बीच में जो एंगल है वो लिखना होगा, एंड दैट इज व्हाट 90। तो 90 लिख दिया, इजी। तो cos 90 की वैल्यू कितना है, 1 नहीं होता है, 0 होता है cos 90, यस। तो यहाँ पे cos 90 की वैल्यू क्या लिखोगे, 0 लिख दो। तो ये जो वी आर है ना, वी आर को आप वी आर नॉट लिखोगे, मतलब मैग्नीट्यूड लिखना है, ठीक है, वैल्यू लिखना है। तो वी सी नॉट लिखोगे, प्लस यहाँ पे 0 लिख दोगे इस तरह से, है ना। तो इसे लिख दिया।
अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसको देखो, ये जो है ना फी आर नॉट, इसको आप क्या लिख सकते हो, आई नॉट आर लिख सकते हो, ठीक है। फी आर नॉट मतलब आई नॉट आर लिख सकते हो। फिर फी सी मतलब क्या लिख सकते हो, फी सी नॉट मतलब ये लिख सकते हो आई नॉट एक्स सी, ठीक है। तो फी सी नॉट मतलब क्या लिख सकते हो, आई नॉट एक्स सी लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे स्क्वायर लगा दो इस तरह से। सो यहाँ से ये नॉट में लिखा ना, तो यहाँ पे ई नॉट लिखना होगा, तो फिर यहाँ पे रूट लगा दो और आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर है ना, तो आप आई नॉट स्क्वायर को कॉमन ले सकते हो, तो आई नॉट स्क्वायर को डायरेक्टली कॉमन ले लो, तो आप लिखोगे आर स्क्वायर प्लस एक्स सी और यहाँ पे स्क्वायर लिख देना, ठीक है। तो हमने क्या किया, आई नॉट को कॉमन लिया। तो कॉमन लेने के बाद ये जो है ना आई नॉट, ये आई नॉट बाहर आ जाएंगे, तो आई नॉट रूट हट जाएंगे, तो आप लिख सकते हो दिस इज आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हो। तो फिर एक्स सी मतलब क्या है, 1 बाई ओमेगा सी, तो यहाँ पे आप दिस इज इक्वल टू क्या लिखोगे, आई नॉट, फिर यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स सी मतलब 1 बाई ओमेगा सी, लेकिन स्क्वायर है ना, तो ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, इस तरह से लिख देना। तो ये हमें चाहिए थे, ये हमें मिल गया। अभी इसमें क्या मॉडिफाई करना है, आपको मालूम है EMF इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, है ना। तो बेसिकली इस EMF के साथ इसको कंपेयर करो, इसके साथ इसको कंपेयर करो, तो बेसिकली ये जो क्वांटिटी होंगे, सो दिस क्वांटिटी विल बी व्हाट, दिस विल बी रेजिस्टेंस, ठीक है। कंपेयर किया ना, सो रेजिस्टेंस जो मिला यहाँ पे, सो रेजिस्टेंस जो मिला इसी को आपने जेड कह दिया, ठीक है। और इस जेड को, जेड की वैल्यू क्या लिखोगे आप, आर स्क्वायर प्लस 1 बाई ओमेगा सी स्क्वायर, इस तरह से लिखना होगा जेड की वैल्यू। और ये जो जेड है ना रेजिस्टेंस है, सो इसी को आप क्या बोलोगे, इम्पीडेंस भी बोल सकते हो, इम्पीडेंस, क्वेश्चन में इम्पीडेंस यूज करेंगे या तो रेजिस्टेंस भी कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो सर्किट है ना सी आर सर्किट, इसके लिए जो इम्पीडेंस है, इसका जो टोटल रेजिस्टेंस है, दैट इम्पीडेंस सी आर सर्किट की इम्पीडेंस कितना होंगे, इतना सा होंगे, ठीक है। इम्पीडेंस मतलब रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हमने इम्पीडेंस फाइंड आउट कर लिया। अभी हमें नेक्स्ट क्या करना है, जो फाई एंगल है ना उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। फाई मतलब क्या है, करंट एंड EMF के बीच में एंगल, ठीक है। सो फाई मतलब क्या है, एंगल बिटवीन EMF एंड करंट लिख देते हैं, ठीक है, रिजल्टेंट EMF एंड करंट, ओके। तो यहाँ पे करंट ये है, EMF ये है, तो दोनों के बीच में जो एंगल है दिस इज फाई, तो यहाँ पे फाई लिख दिया, है ना। तो अभी फाई की वैल्यू कैसे लिखोगे आप, आपको मालूम है, देखो tan फाई इज इक्वल टू क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना, अगर ये फाई होंगे, फाई के ऑपोजिट परपेंडिकुलर, सो दिस इज परपेंडिकुलर। सो परपेंडिकुलर मतलब क्या होंगे, अगर ये परपेंडिकुलर, तो ये जो लेंथ है दिस इज दिस लेंथ, और दिस लेंथ इज व्हाट, VC, तो यहाँ पे लिख देते हैं VC, ठीक है। सो दिस लेंथ इज VC, सो VC मतलब यही होंगे ना। सो बेसिकली ऊपर के लिखोगे परपेंडिकुलर VC लिखोगे, बेस मतलब यहाँ से यहाँ तक विच इज PR, तो यहाँ पे PR लिख दो, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो VC बाई PR। वही थीटा की जो ऑपोजिट होता है, एंगल के ऑपोजिट इज परपेंडिकुलर, तो ये फाई है मतलब ये एंगल है, सो ये ट्राइंगल होंगे ना, सो इस ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सी होंगे, थीटा की जो ऑपोजिट में है वो परपेंडिकुलर, एंड दिस इज नथिंग बट दिस, एंड दिस इज व्हाट VC, तो यहाँ पे VC लिख दिया परपेंडिकुलर, ठीक है। तो VC को आप कैसे लिखोगे, नॉट में लिखोगे, है ना, VC नॉट मतलब मैग्नीट्यूड लिखोगे, तब आपको वैल्यू मिलेंगे। तो बेसिकली इसको आप क्या लिख सकते हो, आई नॉट देन XC, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, आई नॉट R लिखोगे। तो यहाँ से आपको सपोज चाहिए फाई की वैल्यू, तो आप क्या लिखोगे, tan इनवर्स XC बाय R लिखोगे, ठीक है। सो फाई की वैल्यू चाहिए था आपको, मिल गया वो भी, है ना। तो एक तीन चीज़ें चाहिए, एक है ये ई नॉट की वैल्यू, है ना, इम्पिडेंस, फिर और एक चाहिए था फाई की वैल्यू, एंगल बिटवीन EMF एंड करंट, वो भी मिल गया। अभी लास्ट क्या चाहिए, करंट की इक्वेशन चाहिए, जो बहुत ही ज़्यादा आसान है करंट की इक्वेशन, है ना। सो करंट की इक्वेशन मतलब क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा समथिंग एंगल होंगे ना, आई नॉट साइन एंगल जो एंगल है, एंगल को फाइंड आउट करने कैसे करोगे, ओमेगा टी मतलब क्या होता है, जो EMF है ना वो जो एंगल कर रहे हैं एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है, एक्स एक्सिस हो गया, एक्सिस, ठीक है। सो एक्स एक्सिस के साथ जो EMF एंगल कर रहे हैं ना उसे आप बोलोगे ओमेगा टी, है ना, ओमेगा टी बोलोगे। जो करंट एक्स एक्सिस के साथ जो करंट है ना, करंट ये तो करंट है, सो ये जो करंट है ये करंट फैक्टर एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल कर रहे हैं उसे आप क्या बोलोगे, दैट इज, इसमें लिखोगे एंगल जो है, तो वो कितना होंगे, ये एंगल कितना होंगे, दिस इज फाई और ये ओमेगा टी, तो ओमेगा टी प्लस फाई मतलब ये एंगल होंगे ना,
यानी करंट जो एंगल कर रहे हैं एक्स एक्सिस के साथ दैट इज ओमेगा टी प्लस 5 लिखोगे। तो यहाँ पे जो एंगल है ना ओमेगा टी प्लस 5 लिखोगे। तो यहाँ पे एंगल कौन सी लिखना होता है, जो करंट कर रहे हैं एक्सिस के साथ, तो वो कितना होंगे, करंट जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल कर रहे हैं दैट इज 5 प्लस ओमेगा टी, या तो ओमेगा टी प्लस 5 बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको फाइंड आउट करना था, ये आपको मिल गया। ठीक है, सो ये हो गया सी आर सर्किट के लिए जो जो चाहिए था, फाई की वैल्यू, करंट एंड दैट इक्वेशन, इम्पिडेंस है ना, वो चाहिए था, वो हमें मिल गया। अभी लास्ट क्या बाकी है, दैट इज एल सी आर सर्किट। ये इंटरेस्टिंग है और अभी आसान भी है आपके लिए, है ना, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया। तो अभी लास्ट क्या देखना है, एल सी आर सर्किट, वो करने के बाद खत्म, है ना, फेजर की कहानी कंप्लीट हो जाएंगे जब हम इसे देखेंगे एल सी आर सर्किट। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करना, अच्छे से वीडियो को पॉज करना, नोट करना, है ना। तो इजी है, देखते हैं। यहाँ पे एक कंडीशन होंगे, रिजोनेंस कंडीशन, उसको भी देखेंगे साथ में, है ना, इजी है। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, एलसीआर सर्किट की देख रहे हैं। ठीक है, सो ये है रेजिस्टेंस, ये है इंडक्टर और ये है कैपेसिटर। ठीक है, और यहाँ पे एक सोर्स है। तो इसमें जो करंट फ्लो होंगे ना, आई करंट, सेम करंट यहाँ पे भी होंगे, यहाँ पे भी होंगे, यहाँ पे भी होंगे, क्योंकि सीरीज में है, सीरीज में होने से सेम सेम करंट होंगे, तो आई करंट होंगे बेसिकली इसमें तीनों में। सो ये जो इसमें ये जो रेजिस्टर है ना, इस रेजिस्टर की जो पोटेंशियल है इसको वी आर कह दिया, इसका जो पोटेंशियल है इसको वी एल कह देते, इसका पोटेंशियल को आपने वी सी कह दिया। ठीक है, तो वी सी की वैल्यू कितना लिखोगे, आई लिख देते हैं, क्योंकि ये वी सी लिखा ना, तो बेसिकली वी सी इज इक्वल टू आई, इसका जो रेजिस्टेंस है दैट इज एक्स सी विच इज नथिंग बट 1/ओमेगा सी, इसका जो रेजिस्टेंस है विच इज एल। ठीक है, ये सी है और ये है एल एक्स एल एंड दिस इज इसका रेजिस्टेंस आर है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखोगे, वी आर इज इक्वल टू आप लिखोगे करंट इंटू रेजिस्टेंस, यहाँ पे वी एल इज इक्वल टू करंट इंटू इसका रेजिस्टेंस लिखोगे दैट इज एक्सएल, तो इसमें इसका रेजिस्टेंस लिखोगे दैट इज एक्स सी। अगर आपको यहाँ पे वी आर नॉट चाहिए, ठीक है, तो इस केस में क्या लिखोगे, वी आर नॉट के लिए आप लिखोगे आई नॉट आर लिखोगे, है ना। तो करंट को वी आर नॉट मतलब क्या है, वी आर की मैग्नीट्यूड, तो करंट की मैग्नीट्यूड लेना होगा, करंट की मैग्नीट्यूड आई नॉट है। तो सिमिलरली इसमें भी आप क्या लिखोगे, इसमें भी आप लिख दोगे वी एल नॉट इज इक्वल टू, है ना, वी एल नॉट इज इक्वल टू एल आई नॉट एक्स एल लिखोगे। ठीक है, तो इस तरह से लिख, और इसमें भी वो लिख सकते हो, है ना, तो ये कर सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, तीनों के लिए अलग अलग डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, फेजर डायग्राम, है ना, तो यहाँ पे भी कर लेते हैं इसके लिए फेजर डायग्राम और इसके लिए भी फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तीनों के लिए अलग अलग। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो पहला केस है ना, फर्स्ट केस के लिए ये रेजिस्टेंस की केस है, तो करंट की डायरेक्शन ये है, सपोज इसमें भी करंट की डायरेक्शन सेम रखते हैं। क्यों रखेंगे सेम, क्योंकि सेम करंट फ्लो हो रहे है ना, तो इसमें भी करंट की डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड जो वैल्यू होंगे ना वो सेम होंगे। ठीक है, करंट के लिए वैल्यू सेम होंगे। क्यों रखा ऐसा, क्योंकि सेम करंट तीनों में फ्लो हो रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन सेम रखा। अभी बाकी चीजें देखेंगे किधर कौन जा रहे हैं। तो यहाँ पे रेजिस्टर की केस है, तो रेजिस्टर की केस में करंट एंड ईएमएफ जो है ना वो सेम डायरेक्शन में रहेंगे। तो इसमें जो ईएमएफ या तो वोल्टेज वी आर है, वो वी आर की डायरेक्शन सेम होंगे, यानी रेजिस्टेंस की केस में ये सेम होंगे वी आर एंड करंट। लेकिन इंडक्टर की केस में क्या होता है, इंडक्टर की केस में जो करंट एंड वी एल है वो दोनों के बीच में एंगल 90 होंगे। लेकिन किस साइड में केस है, तो इंडक्टर की केस में करंट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाना होगा। तो यहाँ पे करंट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाना होगा, तो यहाँ पे करंट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आपने मूव किया। ठीक है, ये 90 डिग्री हुआ, तो ये होंगे वी एल। तो वी एल नॉट कौन सी होंगे, सो यहाँ से यहाँ तक जो है ये वी एल नॉट होंगे, कर सकते हो अभी, है ना, वही अभी जो किया। तो बेसिकली वी एल इस तरह से होंगे। लेकिन इस केस में क्या होता है, ये जो कैपेसिटर की केस है ना, तो यहाँ पे देखो कैपेसिटर है, तो करंट के साथ जब आप क्लॉकवाइज मूव करोगे 90 डिग्री तब आपको वी सी मिलेंगे। ठीक है, सो करंट से 90 डिग्री मूव करना होगा कि कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, तब आपको वी सी मिलेंगे। तो ये करंट है, करंट से 90 डिग्री मूव करो क्लॉकवाइज, तब आपको क्या मिलेंगे, वी सी मिलेंगे। ठीक है, वी सी ऐसा समझ में, तो यहाँ पे आपको वी सी मिलेंगे। तो ये है फेजर डायग्राम, ये 90 मूव किया करंट से। और यहाँ पे एक चीज देखो, ये जो वी एल है ना, ये जो वी एल है, वी एल की लंबाई जितना होंगे वी सी की लंबाई उससे कम करना, शॉर्ट रखना। क्यों, क्योंकि ये जो वी एल है ना, वी एल इज ग्रेटर देन वी सी, यानी वी एल मतलब वोल्टेज और ईएमएफ फॉर इंडक्टर वो ज़्यादा होंगे कैपेसिटर के वोल्टेज से। ठीक है, और वी आर भी वी सी से ज़्यादा होंगे।
ये जो फी आर है ना वो भी फी सी से ज़्यादा होंगे, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली हमने ये डायग्राम देखा अभी, तीनों डायग्राम तीनों केस के लिए, ठीक है। तो अभी क्या करना है, कॉम्बाइन करना है तीनों को। कॉम्बाइन करने के लिए आप क्या करोगे, सिंपल ऐसे रखो, कॉम्बाइन तो कर सकते हो अभी, है ना। तो कॉम्बाइन इस तरह से कर सकते हो। तो यहाँ पे कॉम्बाइन करना है। तो कॉम्बाइन करने के लिए आप क्या करोगे कि पहला करंट के डायरेक्शन को एक ड्रॉ करो, ये है करंट की डायरेक्शन, ठीक है। ये करंट, तीनों के लिए करंट सेम हुआ, है ना, तीनों के लिए करंट सेम हुआ। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में फी आर ड्रॉ करना है। फी आर मतलब करंट से सेम डायरेक्शन में होंगे, सो यहाँ पे आप ड्रॉ करोगे, ये है फी आर, करंट से सेम डायरेक्शन में है। सिमिलरली फी एल कौन सी होंगे, फी एल मतलब करंट से 90 डिग्री, सो ये होंगे ना फी एल, ठीक है, ये होंगे फी एल। तो ये करंट से 90 डिग्री फी एल है, ठीक है। सो फी सी मतलब कौन सी होंगे, ये होंगे। सो फी सी मतलब ये होंगे, दूसरी कलर से ड्रॉ करें तो बेसिकली ये होंगे फी सी। लेकिन ये जो फी सी है ना, फी एल से शॉर्ट बना है, छोटा बना है, कम है ना, क्यों, क्योंकि फी एल इज ग्रेटर देन फी सी, ठीक है। सो जो इसका वैल्यू ज़्यादा होंगे उसको लंबा बनाना होगा, ठीक है। तो फी एल इज बिगर देन फी सी। तो यहाँ तक ठीक है। अभी हमें क्या करना है, इसमें टोटल निकलना है। यहाँ पे हमें 3 पोटेंशियल मिला ना, एक फी एल, अनदर इज फी सी, अनदर इज फी आर। तो तीनों की टोटल निकलना है। तो टोटल कैसे निकालोगे, उसके लिए सिंपल से एक टेक्निक है, आप जानते हो, फिर भी मैं दिखा देता हूँ, है ना। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, मैं कहाँ पे कर रहा था, यहाँ पे कर देता हूँ। तो बेसिकली ऐसे समझो कि ये है ना सिचुएशन, थोड़ा सा इधर बना देते हैं। तो सिचुएशन इस तरह से है ना। फिर यहाँ पे जो आई है ना, आई मतलब कौन सी है, सो दिस इज आई, ठीक है, दिस इज आई। तो फी आर कौन सी है, फी आर मतलब ये ही है, आई के साथ है ना, सो दिस इज फी आर, ठीक है, ये है फी आर, ओके। सो यहाँ पे ये क्या है, दिस इज करंट की डायरेक्शन, ठीक है, करंट एंड फी आर सेम है। अभी ध्यान से देखना, जब भी दो वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तब हम कैसे टोटल निकालते हैं, तब हम टोटल निकालते हैं एक से जो स्मॉलर वन है उसको माइनस करते हैं, जो बिगर वन है वेक्टर उससे स्मॉलर वन को माइनस करके टोटल निकाले जाते हैं। तो यहाँ पे फी एल एंड फी सी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों की टोटल कितने होंगे, रिजल्टेंट जो बड़ा वाला है बिगर वन दैट इज दिस वन, तो इससे हम लोग इसको माइनस करेंगे, तब हम लोग को जो दोनों के टोटल है वो मिलेंगे, क्योंकि ऑपोजिट में है ना तो माइनस करना होगा, सेम डायरेक्शन में होते तो प्लस करना होता है ना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों की टोटल निकालेंगे। सो इससे इसको माइनस करने पर जो मिलेंगे उसकी डायरेक्शन इस साइड में होंगे ना, ठीक है, ऐसे समझ में। तो हमें क्या मिला, फी एल से फी सी को माइनस किया, जो मिला उसकी डायरेक्शन फी एल की तरफ ही होंगे, क्योंकि फी एल इज बिगर, सो बिगर वन की डायरेक्शन की तरफ ही होंगे ना टोटल की डायरेक्शन। तो फी एल माइनस फी सी इज द टोटल ऑफ फी एल एंड फी सी, ठीक है, दोनों को माइनस करके हमें ये मिला और इसकी डायरेक्शन ये हो गया, यहाँ तक कन्फर्म है, ठीक है, यस। सो बिगर वन ये है, इसकी डायरेक्शन जो होंगे टोटल की भी डायरेक्शन वही होंगे। अभी देखो, ये एक पोटेंशियल है, वोल्टेज है, या तो ईएमएफ और ये भी एक ईएमएफ है, दोनों के टोटल चाहिए। तो अब क्या करोगे, तो अब यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ यूज करोगे, ठीक है, इस तरह से पैरेललोग्राम लॉ यूज करो। तो इस पैरेललोग्राम में रिजल्टेंट कौन सी होंगे, ये जो डायगोनल है ना, दिस डायगोनल इज कॉल्ड रिजल्टेंट, इसको आपने ई कह दिया। और यहाँ पे जो एंगल है ना, ये कितना होंगे, 90 होंगे, ठीक है। सो अभी हमें क्या चाहिए, इस रिजल्टेंट की वैल्यू चाहिए, ध्यान से देखना, इजी है। तो ये जो रिजल्टेंट है ना, दिस इज इक्वल टू, आप लिखोगे कि फी एल माइनस फी सी स्क्वायर प्लस फी आर स्क्वायर प्लस ट्वाइस फी एल माइनस फी सी फी आर कॉस 90 लिखोगे, ठीक है। सो इन दोनों की रिजल्टेंट ले रहे हो, सो दोनों के बीच में जो एंगल है 90 वो लिखना होगा। तो cos 90 की वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, आप जानते हो। तो यहाँ पे देखो, ये जो है ना फी एल माइनस फी सी और यहाँ पे स्क्वायर प्लस फी आर और यहाँ पे स्क्वायर लिख दो, बाकी 0 है, ठीक है, cos 90 की वैल्यू 0। सो इसका नॉट लगा दोगे, मतलब मैग्नीट्यूड लिखोगे आप, फी सी नॉट फी आर नॉट, इस तरह से नॉट लगा दिया, मतलब मैग्नीट्यूड लिखोगे। तो अभी यहाँ पे फी एल नॉट की वैल्यू कितना है, फी एल नॉट की वैल्यू वो मिल चुका है ना। तो फी एल नॉट इज आई नॉट एक्सएल, और यहाँ पे लिख देते हैं फी एल नॉट मतलब क्या लिखेंगे, आई नॉट एक्सएल माइनस फी सी नॉट मतलब आई नॉट एक्स सी लिखोगे, और यहाँ पे स्क्वायर लिखोगे, प्लस फी आर नॉट मतलब लिखोगे क्या, फी आर मतलब वो होता है ना आई नॉट आर लिखोगे, और यहाँ पे स्क्वायर लगा दो, ठीक है, इस तरह से लिखना होगा। तो फी आर नॉट मतलब ये लिख दो आई नॉट आर, ठीक है,
कर सकते हो, इजी है ना, इजी कर सकते। 2 दिन में प्रैक्टिस करना होगा, ऑब्वियसली करना होगा ना प्रैक्टिस, क्योंकि आप बिगिनर हो अभी। तो अभी देखो ये जो सिचुएशन मिला यहाँ पे, अगर आप आई नॉट को कॉमन लोगे, बेसिकली मैं कह रहा हूँ ये जो आई नॉट है ना, आई नॉट को आप ऐसे कॉमन ले सकते हो, ठीक है, एक सी, और यहाँ पे आपने एक बिगर ब्रैकेट दे दिया लेट्स से प्लस ये आई नॉट स्क्वायर, फिर यहाँ पे आर स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, ये रूट है। तो हमने आई नॉट को कॉमन ले लिया उस तरह से, है ना, तो बाकी स्क्वायर होंगे। तो ये जो स्क्वायर है ना आई नॉट के ऊपर भी आ जाएंगे, फिर यहाँ पे एक्स एल माइनस एक्स सी के ऊपर भी आएंगे स्क्वायर, प्लस आई नॉट स्क्वायर होंगे, फिर यहाँ पे आर होंगे, ठीक है। सो ये हम रिजल्टेंट निकल रहे हैं ना, दिस ईएमएफ इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस एंड दिस, यानी यहाँ पे 3 वेक्टर था, तीनों की पोटेंशियल की जो रिजल्टेंट है टोटल है, दैट इज दिस ईएमएफ, ठीक है। सो आप ऐसा भी बोल सकते हो दिस ईएमएफ इज द रिजल्टेंट ईएमएफ ऑफ एलसीआर सर्किट, ठीक है, लिख के रखना ये सब चीजें, है ना, एलसीआर सर्किट की रिजल्टेंट ईएमएफ। तो आपको मिला। अभी देखो ये जो आई नॉट है ना, आई नॉट को आप कॉमन ले सकते हो इस बार, है ना। तो आई नॉट को जब आप कॉमन लोगे तब आप क्या लिखोगे, तब आपने लिखा सपोज एक्स एल माइनस एक्स सी स्क्वायर प्लस आर लिखोगे, और यहाँ पे इस तरह से रूट लगा दो, है ना। तो आर आई नॉट स्क्वायर को कॉमन लिया, तो रूट हटाओगे तो आई नॉट हो जाएंगे ना ये, तो फिर यहाँ पे रूट लगा दो, दिस इज इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स सी, और यहाँ पे स्क्वायर आर लिख दो, और ये मिला ईएमएफ नॉट की वैल्यू, ठीक है। इसको नॉट लिख देना है ना, तो यहाँ पे नॉट लिखा तो नॉट लिख देना। तो ईएमएफ नॉट यानी ईएमएफ टोटल ईएमएफ की जो मैग्नीट्यूड है वो मिला। तो इस ईएमएफ नॉट को आप इसमें भी दिखा सकते हो, दिस एक्सिस, तो यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो लेंथ है दिस इज ई नॉट होंगे ना, ठीक है, ईएमएफ की मैग्नीट्यूड वो मिला आपको, ठीक है। यहाँ तक इजी है, कर सकते हो। अभी देखो ये जो सिचुएशन है, और यहाँ पे एक स्क्वायर होंगे ना, आर स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर होंगे, आर स्क्वायर होंगे, आई नॉट आर स्क्वायर होता है, सो यहाँ पे स्क्वायर होंगे, बाकी ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आई नॉट को बाहर लेके यानी स्क्वायर को हटाया, तो रूट भी हट गया, तो बेसिकली ईएमएफ की वैल्यू इतना से मिला। अभी देखो यहाँ पे वो ये काम कर सकते हो, आपको मालूम है ईएमएफ इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस होंगे ना, करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे ऑब्वियसली अगर आप कंपेयर करो तो इस केस में ई नॉट के साथ ई नॉट कंपेयर हो गया, आई नॉट के साथ आई नॉट, सो दिस मस्ट बी रेजिस्टेंस, ठीक है। सो रेजिस्टेंस जो है ना, इसी रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं, इसी रेजिस्टेंस को कहते हैं इम्पीडेंस, इम्पीडेंस। और ये जो इम्पीडेंस मिला ना, इस इम्पीडेंस को आप सिंबॉलिकली जेड लिखोगे, और यहाँ पे इम्पीडेंस की जेड की वैल्यू क्या लिखोगे, दैट इज एक्सएल माइनस एक्ससी, और यहाँ पे स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लिखोगे, ठीक है। या तो एक्सएल की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, एक्सएल मतलब ये, एक्ससी मतलब ये, ऐसे पुट कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली ये हमें इम्पीडेंस DAN, ठीक है, आप लोग ये सब स्पेलिंग अच्छे से देखना है बुक में। तो रेजिस्टेंस मतलब इस केस में इम्पीडेंस, और ये इम्पीडेंस की वैल्यू कितना मिला, इतना सा। सो आप ऐसे भी बोल सकते हैं जो एलसीआर सर्किट है ना, इस एलसीआर सर्किट की जो टोटल एक इम्पीडेंस होंगे, रेजिस्टेंस होंगे, दैट इम्पीडेंस इज दिस मच, ठीक है, एलसीआर सर्किट के ये हमें मिला। अभी देखो यहाँ से थोड़ा सा हमें और मॉडिफिकेशन करने हैं, जैसे कि जो कंडीशन है ना, कंडीशन देखना है, रिजोनेंस कंडीशन, तो उसके लिए मिटाना होगा ना। तो किसको मिटा है, इसको मिटा रहते हैं, ठीक है। अभी काम की है नहीं ये सब चीज़ें, है ना, खत्म ही हो गया, तो आप लोग नोट करना, ठीक है। जो एलसीआर सर्किट की जो रिजोनेंस कंडीशन है उसे देखना है ना। तो उसके लिए हमें क्या मिला, इक्वेशन, दैट इक्वेशन इज ई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट, फिर यहाँ पे रूट, फिर यहाँ पे एक्स एल माइनस एक्स सी, फिर यहाँ पे स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये मिला आपको, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाय, इस तरह से भी आप लिख सकते हो। एक्सएल मतलब क्या होंगे, ठीक है, डायरेक्टली लिख देता हूँ। एक्सएल मतलब क्या होंगे, ओमेगा एल माइनस, फिर क्या लिखोगे, एक्ससी मतलब ओमेगा सी, और यहाँ पे स्क्वायर लिखोगे प्लस आर स्क्वायर लिखोगे, इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या मतलब, जो ये जो है ना पूरा का पूरा ये टर्म, इसको नीचे लेके आया, तो ई नॉट बाई डी इज इक्वल टू आई नॉट हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बेसिकली, ठीक है। सो ऐसे कर सकते हो। तो ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की आई नॉट की वैल्यू मिला, तो यहाँ पे एक्सएल था, तो एक्सएल की जगह पे अपने ओमेगा एल लिख दिया। फिर यहाँ पे एक्स सी था, सो एक्स की जगह पे, एक्स सी की जगह पे अपने 1 बाई ओमेगा सी लिखा, एक्स सी मतलब 1 बाई ओमेगा सी से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग करना अच्छे से, ठीक है, मैं अभी यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ये जो है ना आई नॉट की वैल्यू ये मिला यहाँ तक। अभी देखो अगर हम कंडीशन ले, स्पेशल कंडीशन ले रहे हैं, ठीक है, स्पेशल
कंडीशंस ले रहे हैं। तो स्पेशल कंडीशन क्या कहते हैं कि अगर यहाँ पे जो ओमेगा है ना, अगर मैंने ओमेगा की नंबर 1 की 3 कंडीशन होंगे, ठीक है। नंबर 1 कंडीशन में ओमेगा की वैल्यू मैंने लेट्स से 0 डिग्री किया, 0 किया, डिग्री छोड़ो 0 कर दिया, तो ओमेगा मतलब क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या तो एंगुलर वेलोसिटी कह सकते हो। तो ओमेगा की वैल्यू 0 रखा, तो इस केस में क्या होंगे, आई नॉट की वैल्यू वो देखना है। सो आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाय ये होंगे 0 माइनस 1/0 होंगे ना, फिर यहाँ पे स्क्वायर लिखोगे प्लस आर स्क्वायर लिखोगे और इस तरह से रूट लगा दोगे। तो अभी देखो दिस इज ई नॉट, तो फिर ये कितना होंगे 0 1/0, 1/0 मतलब क्या होता है, एक्चुअली देखो 1/0 आपको मालूम है 1/0 की वैल्यू कितना होंगे, यस 0 नहीं होंगे, इन्फिनिटी होंगे। कैसे देखो, आपको ये भी मालूम है कि सपोज 8 डिवाइडेड बाई 2 है, आंसर कितना होंगे 4 होंगे। तो दिस लुक्स लाइक 2 से 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 8 मिल रहा है, तो करेक्ट आंसर इज 4। सो लेट्स 9 डिवाइडेड बाई 3 है, आंसर कितना होंगे 3 होंगे। दिस मीन्स 3 से 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 9 मिल रहा है, तो 3 इज द करेक्ट आंसर। सो अगर आप 1/0 की वैल्यू 0 लिखोगे, इट लुक्स लाइक 0 इंटू 0 इज 1, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। सो इसका मतलब 0 नहीं हो सकता, 1/0 की वैल्यू कितना होंगे, इन्फिनिटी होंगे। सो दिस मीन्स 0 से इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ा एक नंबर है जिसको आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तब आपको 1 मिलेंगे, लेकिन 0 ही मिलेंगे, जो भी होता है 0 ही मिलेंगे, इसलिए इसको नॉट डिफाइंड भी कहते हैं, ठीक है, नॉट डिफाइंड भी कहते हैं, ठीक है। तो 0 इंटू 0 1 नहीं हो सकता, तो हम क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी लिखेंगे। सो 0 इंटू इन्फिनिटी इज 1, ऐसे आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इसमें ये जो हमने लिखा 0 इंटू इन्फिनिटी, तो बेसिकली 1/0 की वैल्यू कितना है, इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे 1/0 की वैल्यू इन्फिनिटी लिख दो, और यहाँ पे स्क्वायर है प्लस आर स्क्वायर है और यहाँ पे रूट है। एक चीज़ ध्यान से देखना, इन्फिनिटी मतलब क्या है, बहुत बड़ा नंबर, उसके साथ एक आर को प्लस करोगे तो क्या ही फर्क पड़ेंगे, इन्फिनिटी ही होंगे ना। सो इन्फिनिटी की स्क्वायर क्या होंगे, इन्फिनिटी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इतना सा लिख दो। तो समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी मतलब क्या होंगे, 0 होंगे ना। तो इन्फिनिटी से 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो एक बहुत ज़्यादा छोटा सा कुछ वैल्यू मिलेंगे, दैट इज ई नॉट कह दिया, ठीक है। समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी 0 होते हैं, ठीक है। बहुत बड़ी नंबर है एक, उससे आप छोटा सा नंबर को डिवाइड करने पर क्या मिलेंगे, 0 ही मिलेंगे, या तो लगभग 0, नियरली इक्वल टू 0, तो 0 ही कह सकते हो। तो आई नॉट की वैल्यू इसमें क्या आया, आई नॉट की वैल्यू 0 आया। कब आया, जब अपने ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उसकी वैल्यू जब अपने 0 रखा तो आई नॉट की वैल्यू क्या आया, आई नॉट की वैल्यू यानी करंट की वैल्यू भी 0 आया। सो अभी सेकेंड कंडीशन रखते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या है, ओमेगा की वैल्यू अगर इन्फिनिटी रखोगे तो करंट की वैल्यू कितना होंगे वो देखना है ना। तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो करंट की वैल्यू देखने के लिए आप ओमेगा की जगह पे इन्फिनिटी बिठा दो। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ई नॉट डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी लिखोगे ना, यस। तो यहाँ पे ये देखो फॉर्मूला। सो ओमेगा की जगह पे क्या लिखोगे, इन्फिनिटी लिखोगे, माइनस 1/इन्फिनिटी, फिर यहाँ पे स्क्वायर प्लस आर लिखोगे, इस तरह से, है ना। तो अभी देखो ये जो है ना, दिस इज ई नॉट, ये क्या होंगे, इन्फिनिटी है, 1/इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़े नंबर, उससे एक छोटा सा मान को डिवाइड कर रहे हो तो नेग्लिजिबली 0 मिलेंगे, यानी 0 मिलेंगे। स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिखोगे, तो यहाँ पे भी सेम कहानी, दिस इज इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मतलब इन्फिनिटी स्क्वायर ही होंगे। सो इन्फिनिटी लिखोगे ना नीचे, ठीक है, तो रूट हटाओगे तो इन्फिनिटी स्क्वायर की रूट इन्फिनिटी। तो बेसिकली यहाँ पे इन्फिनिटी के साथ जो भी प्लस करो तो आपको इन्फिनिटी ही मिलेंगे। और यहाँ पे आई नॉट इज इक्वल टू इतना सा मिला, सो इन्फिनिटी से आप एकदम छोटा सा ई नॉट को डिवाइड कर रहे हो तो आंसर क्या मिलेंगे, 0। तो यहाँ पे भी आई नॉट की वैल्यू 0 मिला। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ओमेगा की वैल्यू यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी या तो एंगुलर वेलोसिटी कह सकते हो। सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू 0 होने से एंड इन्फिनिटी होने से करंट की वैल्यू 0 होंगे। लेकिन करंट की वैल्यू मैक्सिमम कब होंगे उसे देखना है, ठीक है। सो करंट की वैल्यू मैक्सिमम के लिए किसको मिलता है अभी, है ना। तो एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं अभी के लिए, ठीक है, इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये ग्राफ हमें चाहिए अभी, है ना। इसको मिटा सकते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, क्या ही करें अभी, है ना। तो आप लोग नोट करते जाना अच्छे से। तो अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, जो नंबर 3 कंडीशन है उसे देखने जा रहे हैं ना। तो नंबर 3 कंडीशन क्या कहते हैं, नंबर 3 कंडीशन, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस बार पहले हमने ओमेगा को 0 लिया, फिर ओमेगा को इन्फिनिटी लिया। इस बार हम लोग ये जो वैल्यू है ना, यहाँ पे ये क्या है, आर एन की वैल्यू, सो ये जो वैल्यू है ना इसको हम लोग 0 कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो इस बार कंडीशन क्या ले रहे हैं, ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी इज इक्वल टू 0 कंसीडर किया। तो जब ऐसा होंगे तो इस केस में करंट की वैल्यू कितना होंगे, आई नॉट इज इक्वल टू
ई नॉट डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे, 0 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिखोगे और यहाँ पे रूट लगाओगे, है ना। तो यहाँ पे इसको 0 लिख दिया, है ना। तो ओमेगा एल प्लस 1 बाय ओमेगा सी 0, तो इस तरह से मिलेंगे। सो आई नॉट की वैल्यू कितना मिलेंगे, ई नॉट डिवाइडेड बाय आर मिलेंगे ना। सो बेसिकली नीचे ये जो वैल्यू है ये 0 हो गया, तो ये 0 होने पर नीचे की जो वैल्यू है वो कम हो गया, तो कम होने से आई नॉट की वैल्यू क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो बेसिकली इस केस में आप बोलोगे जब ये 0 होंगे तो उस केस में करंट मैक्सिमम होंगे, ठीक है। सो करंट की वैल्यू मैक्सिमम होंगे कब, करंट की वैल्यू, ये जो करंट की वैल्यू मिला ना, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये जो टर्म में 0 हो गया। सो 0 होने से ये नीचे है ना ये चीज़, तो ये कम हो गया, तो ये क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो वो होते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। सो बेसिकली आई नॉट यहाँ पे मैक्सिमम होंगे जब रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होंगे, वो क्लियर है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कम कैसे हुआ, इसको हमने 0 कर दिया। सो इसको 0 करने पर जो करंट होंगे ना, करंट की वैल्यू वो क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे। सो अगर आपसे पूछे करंट की वैल्यू मैक्सिमम कब होंगे, तो आप बोलेंगे ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी की वैल्यू 0 होने से करंट की वैल्यू मैक्सिमम होंगे। सो ये जो कंडीशन है ना, जब ये 0 होंगे तब करंट की वैल्यू मैक्सिमम होंगे, इसी कंडीशन को क्या कहते हैं, रिजोनेंस कंडीशन। ओके, रिजोनेंस कंडीशन कहते हैं, याद रहेंगे, इजी है, रिजोनेंस कंडीशन, है ना। तो इसी को अपने कह दिया रिजोनेंस कंडीशन। तो ये जो रिजोनेंस कंडीशन मिला, यहाँ से थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो 1 बाय ओमेगा सी, इसको इससे लेके जा सकते हो, है ना। तो ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय एल सी लिख सकते हो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे ये जो मिला अभी, इसको मॉडिफाई करके कैसे लिख सकते हो कि आप लोग अच्छे से लिखना, ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा एल सी भी लिख सकते हो इस तरह से, है ना। तो ये जो मिला ओमेगा, दिस इज व्हाट, दिस ओमेगा इज नथिंग बट एंगुलर वेलोसिटी, या तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला सेम होता है दोनों के। सो ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिला कब मिला, जब आपने रिजोनेंस कंडीशन लिया। तो बेसिकली इसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी को आप बोलोगे रिजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलोगे इसे, ठीक है। तो रिजोनेंस कंडीशन लेने के बाद मिला ये फ्रीक्वेंसी, बिकॉज ऑफ दैट इसको आपने कह दिया रिजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो बुक में इसको ऐसा भी सिंबल मिल सकते हैं, यहाँ पे छोटा सा एक आर लिखा जाता है, तो यहाँ पे छोटा सा एक आर लिखा जाता है। तो बेसिकली ये जो आर है ना, ये नए लिखने से भी होगा, तो बुक में लिखा मिल सकता है, कॉन्फ्यूजन नहीं होना। मतलब वो आर क्या दिखा रहा है, रिजोनेंट दिखा रहा है, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो दिखा रहा है, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया, है ना। तो अभी देखो यहाँ पे और एक फॉर्मूला आपको मालूम है, ठीक है। ये तो मिल गया आपको रिजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। आपको मालूम है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। तो ये जो ओमेगा है, दिस इज व्हाट, दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, या तो एंगुलर वेलोसिटी। और ये एफ क्या है, दिस इज लीनियर फ्रीक्वेंसी। ओके, लीनियर फ्रीक्वेंसी बोलोगे, अच्छे से लिख के रखना ये सब चीज़ें, है ना। तो ये जो ओमेगा है ना, ओमेगा की जगह पे आप इस वैल्यू को लिख सकते हो, मतलब ट्वाइस पाई एफ लिख सकते हो, और यहाँ पे 1 बाय एल सी इस तरह से रूट लगा सकते हो, है ना। सो यहाँ से आप एफ को सिंपली क्या लिख सकते हो, एफ इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई एल सी, इस तरह से भी आप लिख सकते हो। सो ये जो फ्रीक्वेंसी मिला कब मिला, रिजोनेंट कंडीशन लेने के बाद। तो बेसिकली ये भी होंगे रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी होंगे, लेकिन ये लीनियर फ्रीक्वेंसी होंगे, ठीक है। तो आप लिख देना रिजोनेंट लीनियर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी, तो आपको क्या क्या मिला, रिजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड रिजोनेंट लीनियर फ्रीक्वेंसी, ये सब पूछे जाते हैं, मतलब, ठीक है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेंगे ना, इन्हीं से फॉर्मूला से पूछे जाएंगे। तो इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस को, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो ईएमएफ की इक्वेशन है वो देखा, और फिर हमने क्या देखा, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी रिजोनेंट एंड लीनियर फ्रीक्वेंसी रिजोनेंट, वो दोनों देख लिया। अभी लास्ट एक है, दैट इज करंट की इक्वेशन, और आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। सो होमवर्क क्या है मालूम है, यहाँ पे जो फाई एंगल होते हैं ना, वो फाई एंगल किसके बीच में एंगल होंगे, फाई एंगल होंगे करंट एंड ईएमएफ के बीच में एंगल। तो ये ईएमएफ है और ये करंट है, दोनों के बीच में एंगल क्या है, फाई है। सो ये जो फाई एंगल है ना, इसका वैल्यू कितना होंगे वो निकलना है। जैसे आपने वो निकाला ना थोड़ी देर पहले, जो 10 फाई होता है, दैट इज परपेंडिकुलर बेस। तो यहाँ पे भी सेम कहानी करना है, तो 10 फाई करके आपको फाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है। मतलब करंट एंड ईएमएफ के बीच में जो फेज डिफरेंस है ना, फाई मतलब क्या है, फेज डिफरेंस। तो करंट एंड ईएमएफ के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो आपको निकलना है, ठीक है।
तो इस फाई की वैल्यू आप निकल सकते हो। ये होमवर्क है, कितना होंगे आप लोग बोलना मुझे अभी करो, ठीक है, वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, उसके बाद बोलना मुझे कमेंट में, ठीक है। सो ये तो हो गया आपका होमवर्क, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अभी मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि ये जो करंट है ना, करंट की इक्वेशन भी लिख सकते हैं, नहीं लिखने से भी होगा, फिर भी लिख देते हैं। सो अभी तो कॉन्सेप्ट मालूम ही है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, करंट की इक्वेशन लिखोगे तो मतलब आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू साइन कुछ एंगल लिखना होगा। सो एंगल कितना लिखोगे, वही एंगल लिखना होगा, मतलब करंट जो एक्स एक्सिस के साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस कौन सी है, दिस इज द एक्स एक्सिस, सो दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये जो करंट है ना, करंट एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल कर रहे हैं वो लिखना है। तो कैसे निकालोगे, उसके लिए आपको देखना होगा कि ये जो ईएमएफ है ना, ईएमएफ एक्स के साथ कितना एंगल कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट ओमेगा टी कर रहे हैं। तो एक्स के साथ जो ईएमएफ एंगल कर रहे हैं दैट इज ये लेट्स से ओमेगा टी, ठीक है। ईएमएफ जो एक्स के साथ एंगल करेंगे वो ऑलवेज ओमेगा टी होंगे। सो यहाँ पे करंट जो है ना, करंट जो एक्स के साथ एंगल करेंगे वो कितना होंगे वही देखना है, वो कितना होंगे बोलो। सो ओमेगा टी में से ये जो फाई है ना इसको माइनस करो, तो इस केस में आपको क्या मिलेंगे, आपको मिलेंगे ओमेगा टी माइनस फाई, ठीक है। तो करंट की इक्वेशन में आप यहाँ पे जो एंगल लिखोगे कौन सी लिखोगे, ओमेगा टी माइनस फाई। ये कौन सी एंगल है, एंगल मेड बाय किसने बनाया, करंट ने, किसके साथ, विथ एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। वही है करंट की इक्वेशन ई के लिए कर सकते हो आप, ठीक है। सो इतना ही कॉन्सेप्ट था, बाकी ये आपका होमवर्क है, ये आप लोग करना, बाकी हो गया। रीजन एंड फ्रीक्वेंसी कंडीशन ये सब हो गए, 3 कंडीशन थे, है ना। तो यहाँ पे 3rd नंबर कंडीशन पे हमें रिजोनेंस कंडीशन इसको कहा, क्यों कहा, क्योंकि मैक्सिमम करंट की वैल्यू दिया इसने, ठीक है। और बाकी करंट की इक्वेशन चाहिए था, ये मिल गया। और फिर इसको आप लोग होमवर्क करना और मुझे बोलना कमेंट में, बाकी क्लियर, ठीक है। सो यहाँ पे हमने जो जो देखा, एल आर सर्किट, सी आर सर्किट, एल सी आर सर्किट एंड क्या है, ये 3 है ना। तो ये तीनों देखा आज की इस वीडियो में। लास्ट क्लास में हमने इंडिविजुअली जो था ना, मतलब एक ही रेजिस्टर होंगे तो किस तरह से फेज डायग्राम होंगे, फेजर डायग्राम, फिर एक ही इंडक्टर होंगे तो फेजर डायग्राम किस तरह से, एक ही कैपेसिटर है सपोज, है ना, एक सर्किट में एक ही कंपोनेंट है। तो इस केस में जो कहानी थी उसको लास्ट क्लास में देखा था, आज हम लोग कॉम्बिनेशन को देख रहे हैं, ठीक है, सीरीज में जो कनेक्टेड है ना, तो इन कॉम्बिनेशन को देख रहे हैं। तो ये तो क्लियर हो गया। तो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तो बेसिकली लास्ट वीडियो एंड आज की वीडियो मिला के फेजर, तुम लोगों की जो क्लास 12 की एसी चैप्टर की जो फेजर है ना कहानी, फेजर की कहानी, इन दोनों लेक्चर में कंप्लीट हो गया, ठीक है। और इसी में से क्वेश्चन पूछे जाते, डिराइवेशन जितना भी मैंने देखा मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल होंगे ना वो सब सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल मतलब यहाँ पे जो फॉर्मूलाज मिला ना, ये सब एक्सएल एक्सी ये सब जो फॉर्मूला है ना, तो इन्हीं फॉर्मूला में से क्वेश्चन पूछे जाते, तो इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मैंने चूज करके रखा बोर्ड एग्जाम की PYQ, ठीक है। तो उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, लास्ट क्लास की वीडियो एंड आज की वीडियो जो है ना, ये वीडियो, तो इन दोनों को अच्छे से देखना होगा, ठीक है। प्रैक्टिस करना, 2-3 बार प्रैक्टिस करना, आराम से हो जाएंगे। तब जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तब आराम से क्लियर होंगे वो सब क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसको आप लोग प्रैक्टिस करना और डिराइवेशन को अच्छे से देखना। तो और क्या करना, कुछ डाउट है तो पूछना मुझे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। और एक लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना, ठीक है।